हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 20। और आज के लेक्चर में हमारा जो एंजियोस्पर्म का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि है स्टैमेन, उसका पूरा का पूरा प्रॉपर डाइसेक्शन कर लेंगे। एंड हम लोग जान लेंगे कि एंजियोस्पर्म में कैसे सिंगैमी होता है और कैसे ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो फिर चलिए हम हमारा आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जो कि है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फिर सभी अभी हेडिंग दे लीजिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, एंजियोस्पर्म का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम लोग पिस्टिल कहते हैं। ये मैंने बस आपको पहले क्लास में ही बताया था। अच्छा, पिस्टिल का मेनली 3 पार्ट्स हम लोग स्टडी करेंगे। वो 3 पार्ट्स कौन कौन सा है? वो 3 पार्ट्स हो जाएगा हमारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 पार्ट्स हमारा हो जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा जो कि पूरा हमारा पिस्टिल का टॉप मोस्ट सेक्शन होगा, दैट एक्ट्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। फिर स्टाइल जो होगा दैट इज अ सिलिंड्रिकल लॉन्गिट्यूडिनल पोर्शन, एंड जो ओवरी होगा दैट इज अ स्वोलन एंड बेसल रीजन को हम लोग ओवरी बोल देंगे। ठीक है, अभी तो फिर मैं एक पिस्टिल का प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करता हूं और जो तीनों पार्ट्स अभी अभी आपको बोला उन तीनों पार्ट्स का भी लेवलिंग कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया आपका एक फिगर ऑफ अ पिस्टिल। ये एक पिस्टिल का डायग्राम हो गया। चलिए अभी इसका लेवलिंग भी कर लेते हैं। देखिए, ये जो टॉप मोस्ट सेक्शन होगा, ये जो पूरा ऊपर का वाला टॉप मोस्ट सेक्शन होगा, इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। अच्छा, स्टिग्मा का फंक्शन क्या होगा या फिर स्टिग्मा क्या है? मैंने अभी अभी आपको क्या बताया? स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। जो हमारा पोलन ग्रेन पहली बार आएगा, एंथर से हमारा पोलन ग्रेन जब पहली बार आएगा तो वो स्टिग्मा के ऊपर ही ड्रॉप आउट होगा पोलिनेटिंग एजेंट द्वारा। मैंने पहले क्लास में ही बताया था पोलिनेटिंग एजेंट द्वारा कैसे पोलिनेशन किया जाता है। जब पोलिनेशन होगा, जब पोलन ग्रेन का पोलिनेशन होगा तो फिर वो पहली बार फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जब पहुंचेगा तो वो स्टिग्मा के ऊपर ही लैंड करेगा। फिर इस लॉन्गिट्यूडिनल पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं स्टाइल। इस लॉन्गिट्यूडिनल पोर्शन को हम लोग स्टाइल बोलेंगे। अच्छा, स्टाइल के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्टाइल के बारे में हम लोग लिखेंगे इट इज लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल पोर्शन। स्टाइल इज अ लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल पोर्शन। देखिए, स्टाइल का और एक भी फंक्शन है, मैं आपको बता देता हूं। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के अंदर लैंड करेगा, स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन लैंड करेगा तो उसका पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। तो उसका पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। पोलन ट्यूब के अंदर मैंने क्या बोला था? पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है जेनेटिव सेल से। जेनेटिव सेल पोलन ट्यूब के अंदर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करवा देता है। तो फिर वो 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब के अंदर कहां से पास करेगा? उसको तो अल्टीमेटली ओवरी तक पहुंचना है। पोलन ट्यूब को या फिर मेल गैमेट्स को अल्टीमेटली ओवरी तक पहुंचना है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फिर वो कहां से पास करेगा? उसको तो स्टाइल के थ्रू से ही पास करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इट हेल्प्स इन, स्टाइल हेल्प्स इन कॉन्डक्शन ऑफ मेल गैमेट। स्टाइल हेल्प्स इन कॉन्डक्शन ऑफ मेल गैमेट। चलिए, कॉन्डक्शन टू द ओवरी। अच्छा, और ये जो रीजन है इसे हम लोग बोलेंगे ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी इज द बेसल एंड स्वोलन रीजन। इनसाइड द ओवरी क्या रहेगा? इनसाइड द ओवरी मिलियंस ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, ये रीजन जो है इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। इज अ बेसल स्वोलन रीजन। तो फिर ये आपका हो गया एक कंप्लीट फिगर या फिर डायग्राम ऑफ अ पिस्टिल या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। चलिए इसको भी लिख देते हैं, फिगर ऑफ अ पिस्टिल। चलिए पहले आप इसको जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। इसमें तो ना समझने वाला कोई बात ही नहीं है। ये पहले आप जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग हमारे आज के क्लास के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए
आई गेस अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। अभी देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द ओव्यूल। ये तो पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर है, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है। अभी हम देखेंगे कि ओव्यूल के अंदर कैसे हमारा एम्ब्रायो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो फिर चलिए इसको मिटाते हैं और टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो फिर सभी रीडिंग दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक इनसाइड ओव्यूल। अच्छा, एम्ब्रायो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। एम्ब्रायो सैक को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ऑब्लिक देके फीमेल गैमेटोफाइट भी लिख सकते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रायो सैक इनसाइड ओव्यूल। देखिए, अभी मैं एक ओव्यूल का एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूं, बस आपके और मेरे समझने के लिए ओव्यूल का चलिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर आपको बेटर वे से समझ आ जाएगा। रुकिए, ये सपोज हमारा एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। अभी देखिए, ओव्यूल के अंदर इस रीजन में जो भी सेल्स प्रेजेंट रहता है, इस रीजन में ओव्यूल्स के अंदर जो भी हमारा सेल्स प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूसेलस। इस पूरे रीजन के अंदर न्यूसेलस का सेल प्रेजेंट रहता है। अच्छा, और ये जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, ये जो हमारे पास प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। तो फिर हम लोग पहला लाइन ही लिख सकते हैं कि इन ओव्यूल द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस आर कवर्ड बाय इंटीग्यूमेंट। देखिए, इसके अंदर जो भी सेल्स है इसे हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं। और न्यूसेलस का सेल किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है ओव्यूल में? न्यूसेलस का सेल देखिए इंटीग्यूमेंट्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस आर कवर्ड बाय इंटीग्यूमेंट। अच्छा, सेल्स ऑफ द न्यूसेलस आर कवर्ड बाय इंटीग्यूमेंट। अभी देखिए, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। ये जो ओपनिंग है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। और यह जो ऊपर का वाला सेक्शन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं चैनलजा। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं चैनलजल रीजन। अच्छा, ठीक है। अभी जो ये नीचे वाला सेक्शन है, जो जहां पर माइक्रोपाइल लाई करता है, जो ये पोर लाई करता है, इसे हम लोग माइक्रोपाइल रीजन कहते हैं। तो फिर यहां पर जो न्यूसेलस का सेल होगा, यहां से एक न्यूसेलस का सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। यहां पर एक जो न्यूसेलस का सेल है, रुकिए, यहां पर इस रीजन में जो सेल है, देखिए माइक्रोपाइलर रीजन में एक न्यूसेलस का सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर हम लोग ये बता सकते हैं कि अ सेल ऑफ द न्यूसेलस विल इंक्रीज इन साइज, अ सेल ऑफ द न्यूसेलस प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर रीजन विल इंक्रीज इन साइज एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। अब अच्छी तरह से देख लीजिए, न्यूसेलस तो इस पूरे रीजन में ही न्यूसेलस का सेल है। इस पूरे रीजन में जो भी सेल प्रेजेंट होगा उसको हम लोग न्यूसेलस का सेल ही बोलते हैं। तो फिर न्यूसेलस का सेल जो कि माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ प्रेजेंट होगा, वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर रीजन विल इंक्रीज इन साइज एंड lead to the formation of megaspore mother cell. Lead to the formation of megaspore mother cell. मतलब यहाँ पर माइक्रोपाइलर रीजन में, और एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, सुन लीजिए अच्छी तरह से। माइक्रोपाइलर रीजन में जो न्यूसेलस का एक सेल होगा उसका साइज इंक्रीज होगा एंड वो फर्दर डेवलपमेंट से हमारा फॉर्म कर देगा मेगास्पोर मदर सेल। वो फर्दर डेवलपमेंट से हमारा फॉर्म करा देगा मेगास्पोर मदर सेल। अभी क्या होता है, अभी होता है मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। मेगास्पोर मदर सेल में अभी मियोसिस होके 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करवा देगा। मेगास्पोर मदर सेल में अभी होगा मियोसिस। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से ही समझ लेते हैं कैसे 4 मेगास्पोर का अलाइनमेंट रहता है। देख लीजिए, ये सपोज हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया एंड इसके अंदर 4 मेगास्पोर रहेगा।
इसके अंदर 4 मेगास्पोर ऐसे प्रेजेंट होगा। देख लीजिए 4 मेगास्पोर प्रेजेंट है। अभी जो होगा, जो हमारे 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। जो 3 मेगास्पोर्स है, इन चारों में से 3 मेगास्पोर जो होगा वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। 3 मेगास्पोर डिस्ट्रॉयड होके 1 फंक्शनल मेगास्पोर हमारा बचा रहेगा। हमारा 3 मेगास्पोर डिस्ट्रॉयड होके 1 फंक्शनल मेगास्पोर बचा रहेगा। अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मन में हमारा आता है वो है, ये 3 मेगास्पोर अगर डिस्ट्रॉयड हुआ और 1 मेगास्पोर या फिर 1 फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट रहेगा आफ्टर द डेवलपमेंट, तो फिर कौन सी तरफ रहेगा? ये चैनल रीजन में फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होगा या फिर माइक्रोपाइलर रीजन में प्रेजेंट होगा? बताइए आप। मतलब मेरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर यहाँ इन चारों में से मेरा 3 मेगास्पोर डीजेनरेट होके 1 फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होगा, तो फिर जो फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होगा वो कौन से रीजन में रहेगा? वो क्या चैनल रीजन में रहेगा या फिर वो माइक्रोपाइलर रीजन में रहेगा? बताइए। देखिए, जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा हमारा चैनल रीजन में। मतलब ये जो 3 मेगास्पोर है, ये 3 मेगास्पोर नीचे की तरफ से डीजेनरेट कर जाएगा और ये जो है ये एक फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट रहेगा। ये हमारा ऊपर चैनल रीजन का जो माइक्रोस्पोर होगा वही एक फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट रहेगा, बाकी 3 डीजेनरेट कर जाएगा। She will degenerate. वन फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा? ये चैनल लेन में प्रेजेंट होगा। ये चैनल रीजन में प्रेजेंट होगा। अभी ये फंक्शनल मेगास्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होगा। इस फंक्शनल मेगास्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होके हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो कि है एम्ब्रायो सैक, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब इसका फर्दर डेवलपमेंट होके हमारा एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करवा देगा। ये एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करवा देगा। तो फिर आप इतना पहले जल्दी से लिख लीजिए। आई होप इतना सारा आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर वैसे समझ आ गया होगा। जो हमारा मैंने ये एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन का प्रोसेस बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉन्सेप्चुअल रीजन से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरह मूव ऑन कर जाएंगे। इसको पहले जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा। तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। अभी मैंने ये जो ओव्यूल ड्रॉ किया था, इसका तो एक रफ डायग्राम बस ड्रॉ किया था, क्योंकि आपको एम्ब्रायो सैक के बारे में पहले बताना था। अगर पहले ही मैं आकर ओव्यूल ड्रॉ कर देता, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक समझा देता, तो फिर आप इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस आपका क्लियर नहीं होता। सब कुछ सीखने का ना एक स्टेप्स होता है, पढ़ाने का भी एक स्टेप्स होता है। मतलब पहले मैंने ओवरी के बारे में बताया, ओवरी के बारे में बता के उसके अंदर घुस के ओव्यूल के बारे में बताया, ओव्यूल के बारे में बता के भी मैंने एम्ब्रायो सैक के बारे में बताया कि एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी हम लोग ओव्यूल के अंदर मतलब एम्ब्रायो सैक का कौन कौन सा पार्ट्स प्रेजेंट रहता है और एम्ब्रायो सैक में एक कैसे प्रेजेंट रहता है उसको भी जान लेंगे प्रॉपरली। तो फिर सब कुछ सीखने के लिए थोड़ा धैर्य या फिर पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अभी सभी हेडिंग दे लीजिए। फिगर ऑफ अ ओव्यूल। ओव्यूल का अभी एक फिगर ड्रॉ करेंगे। चलिए देख लीजिए। अच्छा, ये सपोज हमारा एक ओव्यूल का फिगर हो गया। तो फिर अभी हम चलिए इसमें मार्किंग भी कर लेते हैं। देखिए, पहले जो हमारा एम्ब्रायो सैक मैंने अभी अभी फॉर्मेशन बताया, वो एम्ब्रायो सैक कौन सा है?
जो ये वाला जो रीजन हो जाएगा, जो ये पूरा अंदर का वाला जो रीजन है, इस पूरे टोटल रीजन को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। इस पूरे रीजन को हम लोग एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। इस पूरे टोटल रीजन को हम लोग एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। जो एम्ब्रायो सैक में टॉप मोस्ट जो सेल होगा, एम्ब्रायो सैक में जो टॉप मोस्ट जो सेल्स प्रेजेंट रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। अच्छा, आप देख सकते हैं फिगर में कितने एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है। एंटीपोडल सेल्स हमारे पास 3 प्रेजेंट है। देखिए 1, 2 और 3 एंटीपोडल सेल्स हमारे पास प्रेजेंट रहेगा। तो फिर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में 3 लिख देता हूँ। हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट रहेगा। अभी जो एम्ब्रायो सैक के पूरे सेंटर में जो सेल प्रेजेंट रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। उसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रल सेल। पर इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट रहता है। इस सेंट्रल सेल के अंदर देखिए 2 पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट रहता है। consist of 2 polar nuclei. Consist of the central cell consist of 2 polar nuclei. अभी जो यहाँ पर बॉटम मोस्ट पोर्शन में जो सेल प्रेजेंट रहेगा, इस सेल को हम लोग बोलते हैं एग्स या फिर फीमेल गैमेट। इस सेल को हम लोग एग बोलेंगे या फिर बोलेंगे फीमेल गैमेट। देख लीजिए, एग सेल्स कितना प्रेजेंट होगा, मतलब मैं नंबर के बारे में पूछ रहा हूँ। एग सेल्स कितना प्रेजेंट होगा, ये एग सेल प्रेजेंट होगा 1। एक सिंगल एग सेल ही हमारा एम्ब्रायो सैक में प्रेजेंट रहता है। इसका नंबर अगर लिखना हो तो फिर हम बोल सकते हैं सिंगल 1 एग सेल इज प्रेजेंट। अच्छा, एग सेल के साइड्स में, एग सेल के साइड में देखिए और 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट है। इसे हम लोग बोलते हैं, बोलिए, इसे हम लोग बोलेंगे साइनर्जिड सेल। इस 2 सेल को हम लोग बोलेंगे साइनर्जिड सेल। साइनर्जिड। अच्छा, साइनर्जिड सेल का नंबर कितना होगा, मतलब कितने साइनर्जिड सेल प्रेजेंट है। देखिए, एक सेंटर में एक सेल प्रेजेंट है और उसके 2 साइड में 2 साइनर्जिड सेल प्रेजेंट रहता है। सिनर्जिड सेल 2 नंबर में प्रेजेंट रहता है। तो फिर सिनर्जिड सेल के बारे में लिख सकते हैं 2 इन नंबर। अच्छा, फिर जो मैंने प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में बताया था, जो न्यूक्लियस को पहले प्रोटेक्ट कर रहा था, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग ये हो जाएगा। दिस इज द इंटीग्यूमेंट। इट सर्व एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द एम्ब्रायो सैक। इट सर्व एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द एम्ब्रायो सैक। इट सर्व एज आप बगल में ब्रैकेट देके लिख भी सकते हो। इट सर्व एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द एम्ब्रायो सैक। फिर जो हमारे एम्ब्रायो सैक का जो ओव्यूल का ये ओपनिंग रीजन होगा, ये जो ओपनिंग रीजन होगा, इसे हम लोग कहेंगे माइक्रोपाइलर रीजन। इसे हम लोग कहेंगे माइक्रोपाइलर रीजन। और ये जो टॉप मोस्ट वाला पोर्शन होगा, इसे हम लोग कहते हैं चैलाल्जा। ये जो टॉप मोस्ट वाला पोर्शन होगा, इसे हम लोग कहेंगे चैलाल्जा। अच्छा, और जो यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होगा, जो यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होगा, इन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। मैंने पहले ही बोला था, एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन के पहले ही इंटीग्यूमेंट द्वारा जो सेल्स कवर्ड रहेगा, उन्हें हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। तो फिर यहाँ पर न्यूसेलस प्रेजेंट रहेगा, न्यूसेलस का सेल्स प्रेजेंट रहेगा। फिर ये आपका हो गया न्यूसेलस। अच्छा, अभी आप एक काम कीजिए, आप पहले ये फिगर जल्दी से अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए और ये जो मैंने लेवलिंग किया हूँ, इसको भी प्रॉपरली कर लीजिए अपने कॉपी में। क्योंकि अभी जब मैं नेक्स्ट, इसके बाद ही जब मैं सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन बताऊंगा आपको, तो मैं इसी फिगर के माध्यम से ही बताऊंगा। मैं इसी फिगर के माध्यम से ही बताऊंगा। तभी आपको, अगर आप इस समय चोरबाजी किए और ये फिगर ड्रॉ नहीं किए, स्किप कर दिए, बोले कि बुक से पढ़ लूंगा, बुक से पढ़ लूंगा या फिर कोई भी बुक से देख लूंगा, तो फिर वो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पूरा सर के ऊपर से जाएगा। तो फिर आप पहले ये डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक सेल का हिसाब लगा देता हूँ आपके लिए।
आपके सुविधा के लिए मैं एक सेल्स का हिसाब लगा देता हूं कि एम्ब्रायो सैक के अंदर कितने सेल्स एंड कितने न्यूक्लियस टोटल प्रेजेंट रहता है। मतलब एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन में कितने सेल्स का रिक्वायरमेंट होता है और उन सेल्स में कितने न्यूक्लियस रहता है। चलिए एक हम और आप मिलकर एक हिसाब लगा लेते हैं। तो फिर पहले ही हम लोग बोल सकते हैं एंटीपोडल सेल्स। एम्ब्रायो सैक के सबसे टॉप मोस्ट सेल्स क्या है? एम्ब्रायो सैक में सबसे टॉप मोस्ट सेल हम लोग बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स में कितने सेल्स प्रेजेंट है? देखिए एंटीपोडल सेल्स में 3 सेल्स प्रेजेंट है और उन 3 सेल्स में 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। चलिए लिख लेते हैं। एंटीपोडल सेल्स में 3 सेल्स प्रेजेंट रहेगा और 3 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं हमारे सेंट्रल सेल के बारे में। सेंट्रल सेल में कितने सेल्स रहते हैं? सेंट्रल सेल में सेल तो 1 होगा, सेंट्रल सेल का सेल तो 1 होगा, सिंगुलर होगा, पर उसमें 2 पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट रहता है। चलिए लिख देते हैं। सेंट्रल सेल में होगा एक सेल प्लस हम लोग बोल सकते हैं 2 पोलर न्यूक्ली। फिर हम लोग बात कर सकते हैं हमारे फीमेल गैमेट या फिर एग के लिए। एग में कितना प्रेजेंट होगा? एक एम्ब्रायो सैक में कितने एग्स प्रेजेंट होता है? एक एम्ब्रायो सैक में एक ही सिंगुलर एग प्रेजेंट होगा। चलिए लिख देते हैं। और उस एग में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा? उस एग में भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हमारा जो एग सेल होगा उसमें एक ही सेल होगा और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट। फिर हमारा और एक टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट रहता है एम्ब्रायो सैक में, जो कि है सिनर्जिड्स। जो सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल का नंबर कितना होगा? सिनर्जिड सेल नंबर में 2 होगा। 2 सिनर्जिड सेल आर प्रेजेंट इन अ एम्ब्रायो सैक। और 2 सिनर्जिड सेल में न्यूक्लियस कितना रहेगा? उनमें न्यूक्लियस भी 2 ही रहता है। चलिए दो सेल रहता है और 2 सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अभी आप मुझे बताइए कि पूरे एम्ब्रायो सैक में कितने सेल्स एंड कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? क्लास 1 लेवल का मैथ्स है, इसको जोड़ना है बस। आप बस इसको जोड़िए और मुझे कमेंट में बताइए कि पूरे एम्ब्रायो सैक में कितने सेल्स एंड कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं तभी तक लिख देता हूं। अच्छा, देख लीजिए अच्छी तरह से। हमारा प्रेजेंट होगा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक। हमने अभी ये प्रूव कर दिया। जो एम्ब्रायो सैक होगा उसमें 7 सेल्स होगा एंड 8 न्यूक्लियस होगा। तो फिर आप पहले इतना सारा चीज जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग सिंगेम या ट्रिपल फ्यूजन की तरह मूव ऑन कर जाएंगे। इसको जल्दी से लिख लीजिए। और इस फिगर के नीचे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। जो हम लोग ओव्यूल ड्रॉ किए हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ओव्यूल है। ओव्यूल का भी बहुत सारा टाइप है, ये मैं पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बताऊंगा आपको। ओव्यूल्स का भी बहुत सारा टाइप होता है, पर जो मोस्ट कॉमनली सीन होता है, जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है आप सभी के लिए, वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो फिर आप लिख सकते हैं फिगर ऑफ अ एनाट्रोपस ओव्यूल। आपके अगर नीचे स्पेस बचा है तो फिर आप ये जरूर लिख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी सभी अपने कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। अच्छा, एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहला पॉइंट ही लिख सकते हैं, जो हमारा पोलन ग्रेन होगा। जो हमारा पोलन ग्रेन होगा वो लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के माध्यम से हमारे स्टिग्मा, जो कि मैंने पिस्टिल का एक पार्ट बताया था, जो कि पिस्टिल का टॉप मोस्ट पार्ट है, उसके ऊपर हमारा स्टिग्मा लैंड करेगा। चलिए लिख देते हैं, हमारा जो पोलन ग्रेन होगा
that will land on stigma of the pistil. अच्छा, फिर जो हमारा पोलन ग्रेन होगा उसके अंदर से उसमें से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा या फिर पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। जो पोलन ग्रेन होगा स्टिग्मा के ऊपर जब ड्रॉप किया पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके ड्रॉप किया तो उसमें से हमारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए, पोलन ट्यूब जो होगा वो स्टेमेन के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर स्टेमेन के अंदर जाके हमारा पोलन ट्यूब जो होगा वो फिर स्टाइल के अंदर चला जाएगा। पिस्टिल का और एक पार्ट जो स्टाइल है पोलन ट्यूब उसके अंदर से चला जाएगा। चलिए, पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के अंदर इंसर्टेड हो जाएगा। फिर स्टाइल के अंदर से जाके पोलन ट्यूब हमारा ओवरी के अंदर पहुंच जाएगा। पोलन ट्यूब फिर हमारा ओवरी के अंदर भी पहुंच जाएगा। अच्छा, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ओवरी के अंदर हमारा प्रेजेंट रहता है ओव्यूल्स। तो फिर पोलन ग्रेन अब जो पोलन ट्यूब होगा अब वो ओव्यूल के अंदर इंसर्ट करेगा। ओव्यूल के अंदर भी कहाँ से इंसर्ट करेगा? मैंने बोला था ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है वहां से हमारा पोलन ट्यूब इंसर्टेड होता है या फिर वहां से हमारा पोलन ट्यूब घुसता है। चलिए, तो फिर लिख देते हैं पोलन ट्यूब enters into the micropylar region into the ovule. अच्छा, ओव्यूल के बाद पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा? ओव्यूल के बाद पोलन ट्यूब चला जाएगा हमारा मेन रीजन में जो कि है एम्ब्रायो सैक। ओव्यूल के बाद हमारा पोलन ट्यूब इंसर्टेड होगा एम्ब्रायो सैक में। अच्छा, एक काम करता हूँ, यहाँ पर ही एरो देके एम्ब्रायो सैक लिख देता हूँ, क्योंकि स्पेस कम है। अच्छा, ओव्यूल फिर इंसर्टेड होगा हमारा एम्ब्रायो सैक में। एक सेकंड रुकिए, पहले ऊपर से एरो दे देता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पोलन ट्यूब ओव्यूल के बाद किसके अंदर जाएगा? पोलन ट्यूब ओव्यूल के बाद हमारा जाएगा एम्ब्रायो सैक के अंदर। अभी मुझे बताना है मेल गैमेट का फॉर्मेशन। मैंने ये आपको जस्ट पहले क्लास में बताया था मेल गैमेट का फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे होता है। देख लीजिए, और एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा पोलन ग्रेन है उसमें दो सेल्स प्रेजेंट रहता है। दो सेल प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा दो सेल? एक हो जाएगा हमारा वेजिटेटिव सेल, एक हो जाएगा हमारा जेनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का क्या रोल बताया था? वेजिटेटिव सेल का मैंने रोल बताया था इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जेनेटिव सेल। और जेनेटिव सेल का रोल क्या बताया था? जेनेटिव सेल जब हमारा पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के माध्यम से स्टाइल तक पहुंच जाएगा, जब हमारा पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के माध्यम से स्टाइल के थ्रू पास करेगा, तभी क्या होगा? जेनेटिव सेल का डिवीजन होगा। तभी क्या होगा? जेनेटिव सेल का डिवीजन होगा। जेनेटिव सेल के डिवीजन होकर क्या होगा? जेनेटिव सेल का डिवीजन होगा और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन वहां से ही हमारा हो जाएगा। जेनेटिव सेल डिवाइड करेगा एंड दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। अभी देखिए, जब हमारा एम्ब्रायो सैक के अंदर, एम्ब्रायो सैक तक तो पोलन ट्यूब पहुंच गया, एम्ब्रायो सैक तक तो हमारा पोलन ट्यूब ही पहुंच रहा है, पर एम्ब्रायो सैक के बाद क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू हमारा दो मेल गैमेट एम्ब्रायो सैक के अंदर इंसर्टेड किया जाता है। हमारा माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू दो मेल गैमेट एम्ब्रायो सैक के अंदर इंसर्टेड किया जाता है। चलिए, अभी इसको भी लिख देते हैं। दो मेल गैमेट हमारा जेनेटिव सेल का डिवीजन से बनता है एंड हम लोग यहां पर लिखेंगे पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट। पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट। अभी दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो होगा वो हमारे एग या फिर फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा। हमारे जो दो मेल गैमेट होगा, जो दो मेल गैमेट प्रेजेंट है अभी हमारे हाथ में, उनमें से एक मेल गैमेट क्या करेगा? एक मेल गैमेट हमारे एग या फिर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा
और एक मेल गैमेट क्या करेगा, एक मेल गैमेट जाके सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। मैं और एक बार इसको रिपीट करता हूं, अच्छी तरह से सुन लीजिए। जो हमारे पास दो मेल गैमेट है उनमें से एक मेल गैमेट हमारे एक या फिर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट एक या फिर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, और एक जो मेल गैमेट है वो जाके सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है, वो जाके सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है। तो फिर चलिए इसको लिख देते हैं। One male gamete will fuse with the egg. One male gamete will fuse with the egg. अच्छा, ये दोनों जब फ्यूज करेगा तो इनके फ्यूजन को सिंगैमी कहते हैं। जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग सिंगैमी कहते हैं। एक को हम लोग फीमेल गैमेट भी बोल सकते हैं, एक सेकंड रुकिए यहाँ पर लिख, एक को हम लोग फीमेल गैमेट भी बोल सकते हैं और इनके फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। इसके फ्यूजन को हम लोग बोल रहे हैं सिंगैमी। अभी इसके बाद कौन सी चीज का फॉर्मेशन होगा, इसके बाद फॉर्मेशन होगा हमारा जाइगोट का। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। अच्छा, जाइगोट फॉर्मेशन होके फिर उसके बाद किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एम्ब्रायो का। जाइगोट के बाद फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो का। जाइगोट के बाद हमारा फॉर्मेशन होगा एम्ब्रायो का। अच्छा, फिर और एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, मैंने बोला और एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा हमारा सेंट्रल सेल के साथ। और एक मेल गैमेट हमारा फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के साथ। वन मेल गैमेट हमारे पास फ्यूज करेगा फिर सेंट्रल सेल के साथ। देख लीजिए अच्छी तरह से कैसे हो रहा है। मैंने बोला था सेंट्रल सेल के अंदर कितना पोलर न्यूक्ली रहता है, सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्ली रहता है। देखिए दो पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट है सेंट्रल सेल के अंदर। पहले ये दो पोलर न्यूक्ली फ्यूज करेगा, मतलब इन दोनों सेल के फ्यूजन से पहले ये दो पोलर न्यूक्ली जो है वो फ्यूज करेगा एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करवा देगा। ये दो पोलर न्यूक्ली जो है वो फ्यूज करेगा एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करवा देगा। ये है हमारा पोलर न्यूक्ली, और ये है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस। अभी जब हमारा मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जो मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो उस टाइप्स ऑफ फ्यूजन को हम लोग बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है आप अच्छे तरह से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं प्लॉइडी लिखना चाहूँ, यहाँ पर अगर मैं प्लॉइडी लिखना चाहूँ तो मेल गैमेट का प्लॉइडी क्या है, मेल गैमेट विल बी हैप्लॉइड एंड हमारा जो सेंट्रल सेल है उसका प्लॉइडी क्या है, उसका प्लॉइडी यहाँ पर डिप्लॉइड होगा, क्योंकि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारा दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है इसलिए इसका प्लॉइडी डिप्लॉइड होगा। n+n दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है ना, इसलिए इसका प्लॉइडी 2n हो जाएगा, डिप्लॉइड होगा। एंड जब दो न्यूक्लियस फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करवा देगा तब भी इसका प्लॉइडी 2n ही रहेगा, तब भी इसका प्लॉइडी 2n रहेगा, मतलब डिप्लॉइड रहेगा। अच्छा, इसका प्लॉइडी डिप्लॉइड हो गया और तब हमारा मेल गैमेट का प्लॉइडी क्या रहेगा, मेल गैमेट का प्लॉइड भी हम लोग तब भी हैप्लॉइड लिख सकते हैं। अभी जब ये डिप्लॉइड सेल एंड ये हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होगा, जब ये डिप्लॉइड सेल एंड ये हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होगा तब उस टाइप्स ऑफ फ्यूजन को हम लोग कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तब उस टाइप्स ऑफ फ्यूजन को हम लोग कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। चलिए लिख देते हैं अभी। ट्रिपल फ्यूजन के बाद हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन होगा एंड हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म। चलिए लिख देते हैं। अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन के बाद हमारा फॉर्मेशन हो जा रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म का। अच्छा, प्राइमरी एंडोस्पर्म के बाद
उसके फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस से फॉर्मेशन हो जाता है एंडोस्पर्म का, जो कि है ट्रिप्लॉइड टिश्यू। फर्दर डेवलपमेंट होके फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा एंडोस्पर्म का। हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, देख लीजिए। एंडोस्पर्म का फ्लॉइडी क्या होगा? एंडोस्पर्म का फ्लॉइडी हम लोग ट्रिप्लॉइड लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस और हमारे मेल गैमेट की फ्यूजन से बन रहा है, तो फिर हम लोग इसका फ्लॉइडी ट्रिप्लॉइड लिखेंगे। अच्छा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म का फ्लॉइडी भी ट्रिप्लॉइड होगा। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन का वाला पार्ट। इसको आप पहले जल्दी से भी लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, ट्रिपल फ्यूजन का वाला पार्ट जल्दी से लिखिए। एक सेकंड, इसका एक एरो मिसिंग चला गया। चलिए, आई थिंक आप सभी लोगों ने ये सारा चीज़ें अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा। मैं बस ये आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुन लीजिए अच्छी तरह से। पहले हमारा जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पर लैंड करेगा पिस्टिल में? वो पिस्टिल में लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर, वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा। फिर स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, फिर पोलन ट्यूब इंसर्टेड हो जाएगा स्टिग्मा के अंदर। स्टिग्मा के अंदर जाके पोलन ट्यूब फिर कहाँ पर जाएगा? पोलन ट्यूब फिर जाएगा हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है स्टाइल। पोलन ट्यूब फिर स्टाइल के अंदर जाएगा। स्टाइल से होके पोलन ट्यूब कहाँ पर पहुँच जाएगा? पोलन ट्यूब फिर पहुँचेगा हमारे ओवरी के अंदर। पोलन ट्यूब फिर हमारे ओवरी के अंदर पहुंच जाएगा। फिर ओवरी से ये फिर कहाँ पर जाएगा? ओवरी के बाद ये फिर जाएगा हमारे ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर कहाँ से मतलब इंसर्टेड होगा? ओव्यूल के अंदर भी ये, अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो ये माइक्रोपाइलर रीजन से ये इंसर्टेड होता है। जो हमारा पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइलर रीजन से इंसर्टेड होता है। फिर पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा? फिर पोलन ट्यूब जाएगा हमारे एम्ब्रायो सैक के पास। फिर पोलन ट्यूब जाएगा हमारे एम्ब्रायो सैक के पास। अभी क्या होता है, जो हमारे पोलन ग्रेन का जो जेनरेटिव सेल है, पोलन ग्रेन का जो जेनरेटिव सेल है, उसका डिवीजन होकर दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करवा देगा। उसका डिवीजन से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करवा देगा। तो फिर एम्ब्रायो सैक के पास जब हमारा पोलन ट्यूब पहुंच गया, तो देन इट रिलीजेस, द पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट। द पोलन ट्यूब विल रिलीज टू मेल गैमेट। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता है। जो हमारे एक मेल गैमेट है, जो हमारा दो मेल गैमेट में से एक सिंगुलर मेल गैमेट है, दैट विल फ्यूज विद द एग, या फिर फीमेल गैमेट, दैट विल फ्यूज विद द एग या फिर फीमेल गैमेट। फिर उस फ्यूजन को हम लोग कहते हैं सिनगैमी। द फ्यूजन ऑफ एग एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज, बोलिए बोलिए, अभी बोला मैंने, सिनगैमी। एक साथ रिपीट कीजिए, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सिनगैमी। देखिए, सिनगैमी लिख दिया। फिर सिनगैमी के बाद फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और जाइगोट भी फर्दर डेवलप होकर फॉर्मेशन करवा देगा हमारे एम्ब्रायो का। अब जो हमारे पास और एक रिमेनिंग मेल गैमेट है, वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा हमारे पास सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करने। वो फिर और एक जो मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करने जाएगा। देख लीजिए, सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट रहता है, ये मैंने पहले भी बताया था। सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट रहता है। पहले क्या होगा? पहले ये दोनों सेल फ्यूज नहीं करेगा। उनके फ्यूजन से पहले इस सेंट्रल सेल में जो दो पोलर न्यूक्ली है उसका फ्यूजन होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। पहले दो पोलर न्यूक्ली का फ्यूजन होके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। अभी सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन के बाद एक मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फिर फ्यूजन हो जाएगा, और उस फ्यूजन को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और उस फ्यूजन को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्यूजन के बाद हमारे पास एक प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। क्योंकि हमारे पास जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसका प्लॉइडी 2n है, वो डिप्लॉइड होता है, एंड जो हमारे पास मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड होता है, उसका प्लॉइडी n होगा। जब वो दोनों सेल फ्यूज करेगा तब वो एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू का फॉर्मेशन करवा देते हैं, जो कि है प्राइमरी एंडोस्पर्म। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप होके हमारे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करवा देता है। अभी एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म का मेन रोल क्या है? एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। चलिए, ये चीज ना एक बार इस बॉक्स में एक बॉक्स करके लिख भी देता हूं, तो फिर मिस नहीं जाएगा।
आप इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से लिख लेंगे। जो एंडोस्पर्म है उसका रोल, एंडोस्पर्म जो फॉर्म हो रहा है हमारे पास, उसका रोल क्या है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। चलिए, तो फिर यहाँ पर हमारा पूरा प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जा रहा है। आज के लेक्चर के बाद आपका पूरा प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जा रहा है और नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग स्टार्ट कर लेंगे हमारा एनिमल किंगडम। हमारा जूलॉजी का पहला चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। तो फिर थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।